किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से कुछ कहानी। कुछ किस्से कुछ कहानियां में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है बनारसी ठंडाई। लेखक हैं अजय जुगरान। तो आइए देर न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। बनारसी ठंडाई। मीनाक्षी के ध्यान में ये बात बिन आए न रही कि उसकी कार का ड्राइवर बिल्कुल चुप ऐसा लग रहा था, मानो वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। ऊबड़ खाबड़ सड़कों के बावजूद वो आराम से कार चला रहा था, अपने हाथों से स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़। उसे ये जरूर अजीब लगा कि उसने कभी मुड़कर इधर उधर नहीं देखा। पीछे से देखने पर मीनाक्षी को उसकी गर्दन के होने पर संदेह हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसकी घुटी गोल खोपड़ी सीधे उसके कांधों के बीचों बीच कठोर पत्थर की नींव पर ठोक दी हो। लेकिन बनारस की उथल पुथल वाली सड़कों पर कार चलाने के लिए उसके भीतर एक अलग ही कोमल काबिलियत प्रतीत होती थी। मीनाक्षी खुद कार की पिछली सीट पर लगभग अंधेरे में बुत बनी बैठी थी और उसके साथ बैठी उसकी सहेली अनीता भी ड्राइवर की तरह चुप और सोच में डूबी हुई थी। कार के अंदर का माहौल यूं सन्नाटे से भरा था और केवल बाहर गाड़ियों के हॉर्न और हलचल की दबी हुई आवाजों से टूटता। उसने ये याद करने की कोशिश की कि कैसे उसने और उसकी सहेली ने ये कार किराए पर ली थी और उनमें से किसने ड्राइवर को उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के आवासीय परिसर में ले जाने के लिए कहा। जब वे इस तरह अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कार खुद ब खुद चली जा रही थी। सड़क के गड्ढों पर थोड़ा लड़खड़ाती और फूलते कपास के बादलों पर एक नाव की तरह दाएं बाएं आगे पीछे हिलती डुलती। बाहर के नज़ारे भी कार की लहराती चाल के साथ ऊपर नीचे हो रहे थे, लेकिन ये सब भी मीनाक्षी को उस शाम सूरज डूबने से ठीक पहले पवित्र पावन गंगा पर श्मशान घाटों की चिताओं से लपकती लपटों के नजारे को भुलाने में कामयाब न हुआ। कुछ देर में दोनों सहेलियां अपनी मंजिल पर पहुंचीं। तय समय से कुछ देर बाद उनके रात के खाने की मेजबान अंजू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरियन और मीनाक्षी की बड़ी प्रिय ममेरी बहन थीं। अंजू ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने मेहमानों को सहज करने के लिए उत्सुक उन्होंने मीनाक्षी और उसकी सहेली को थोड़ा सुस्त देख अपनी आंखों की शरारती चमक को छिपा एक बड़ा ही बनारसी सवाल पूछा। ए लड़कियों, तुम लोगों ने बनारसी ठंडाई तो पी ही होगी। उनके इस सवाल ने सहेलियों को दबोच लिया और उनकी बेसुध पथराई अवस्था अस्त व्यस्त हो टूट गई। उन्होंने खुद ही उस सवाल की ठंडाई में भांग का गोला मिला महसूस किया कि उन पर कोई जेमिनी सर्कस की सर्च लाइट डाल उनकी गुप्त गतिविधियों को उजागर कर रहा है। लेकिन तेज तर्रार और चौकस मीनाक्षी ने संस्कार और कूटनीति के साथ उस स्थिति को संभालने का फैसला किया। भले कुछ देर बाद ही सही, उसने उस ठंडाई वाले सवाल का जवाब एक ऐसी शालीन मुस्कान के साथ दिया जिसने सामान्य हाव भाव पर लौटने से इनकार कर दिया। साथ ही उसने अपने हाथों को नमस्ते में जोड़ खुद को यूं झुकाया कि अंजू द्वारा आशीर्वाद में उसका सर छूने तक उसकी पीठ सीधी न हुई। उस शाम की अपनी गतिविधियों को याद करने के बजाय उसने अपनी ममेरी बहन के पूर्व और वर्तमान आतिथ्य, पुराने और नए घर और हर दिन बढ़ रहे पाक कौशल की प्रशंसा पर प्रशंसा की। ये एक प्रभावी भटकाव रणनीति थी, क्योंकि इसने चौक वाले पांडे जी की ठंडाई की दुकान में उनके समस्त रोग निदान वाली मसाले वाली ठंडाई को गटकने के बारे में किसी भी पूछताछ से उन्हें बचा लिया। रात के खाने के दौरान मीनाक्षी और अनीता ने सौम्य सुशील व्यवहार बनाए रखा, या कहें उन्होंने ऐसा सोचा। वो कई विषयों में अटक भटक मानव व्यवहार के दर्शन और मनोविश्लेषण के साथ घिसे घिसाए चुटकुलों और जुमलों का मजाकिया मिश्रण करती रहीं।
वो अपनी ही बातों पर पहले पहल हल्के और फिर बाद में जोर जोर से हंसी। उन्होंने स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिया और उसकी अतिशयोक्ति अलंकारपूर्ण विवेचना की, जैसे कि वो किसी टीवी खानपान शो की विशेषज्ञ हों। जैसे ही रात का खाना समाप्त हुआ, दोनों ने अंजू के घर का एक चक्कर लगाया ताकि वे खासकर उनके कांच की बोतलों और टूटे हुए कांच और मिट्टी का उपयोग करके बनाए गए लैंप शेड्स और गमलों की सराहना कर सकें। फिर वे अंजू से गले मिल उन्हें प्रणाम कर कार में वापस बैठ होटल चलीं। वे अब भांग लेपित ठंडाई पर बिछी दावत की परत से मदहोश हो रही थीं। ये एक शक्तिशाली गठजोड़ था जो उनके शरीर और दिमाग को धुंध भरे चक्रव्यूह के अंदर खींचने लगा। अपने अंतर्मन की उस धुंध में कुछ देर धूनी रमा निशब्द बैठने के बाद अनीता ने अकस्मात ही मीनाक्षी से पूछा, अरे, हमारे कार से उतरते ही अंजू ने हमसे ये क्यों पूछा, ए लड़कियों, तुम बनारसी ठंडाई पियोगी? लेकिन तब तक मीनाक्षी का मन सूर्यास्त के आसपास वाली नाव की सवारी पर लौट गया था, तो उसने अनीता के इस प्रश्न के उत्तर में बस प्रश्नवाचक भाव से भवें उचकाकर पल भर शून्य में देखा। दोनों सहेलियों ने अपने पूर्वजों को श्रद्धांजलि के रूप में गंगा मैया पर पत्तों से बने छोटे दिए छोड़े थे। मीनाक्षी का छोड़ा दिया अवज्ञा के एक सन की प्रदर्शन में नाव के साथ साथ हिलता और बहता नदी तट की ओर तैरते हुए अन्य दियों से जुड़ने को अनिच्छुक लगा। मीनाक्षी की प्रार्थना के बाद आखिर उसने नदी के भीतर एक लहर को पकड़ा और एक नए रास्ते पर कोण बनाते हुए उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब वो थकान, उदासी और भारी सर महसूस करने लगी। उसे लगा कि शायद भांग भरी ठंडाई के सेवन से उसे ऐसा महसूस हो रहा था। बात यह भी थी कि उसने पहले कभी कोई श्मशान घाट नहीं देखा था। बहते हुए दियों की छवि, चिताओं की आग से उछलती और झिलमिलाती लपटें और उनके रात के खाने पर अपनी ही बातों की प्रतिध्वनियां उसे घेरे बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि ये सब उसे जीवन की क्षणिक प्रकृति का आभास दे, उसके प्रत्येक क्षण को संजोने को कह रहा था। जब वे होटल पहुंचे और कार से उतरे तो मीनाक्षी ने क्यूआर कोड स्कैन कर भाड़ा पेटीएम करने के लिए अपना सेल फोन निकाला। भाड़ा चुकाया और टिंग बजी रसीदी घंटी भी सुनाई दी। पैसे उसके पेटीएम बटुए से निकल क्यूआर कोड नंबर वाले खाते में चले गए, लेकिन जब उसने ड्राइवर को कुछ बख्शीश देना चाही तो वो कहीं नहीं दिखा। उसकी सीट खाली थी। उसकी तलाश करने के लिए उन्होंने कार की परिक्रमा की। उन्होंने होटल के बड़े हट्टे कट्टे पगड़ीधारी दरबान से ड्राइवर को खोजने में सहायता मांगी तो वो मंद मंद मुस्कुरा अपनी भारी आवाज में बोला, ओ कोई गल नहीं जी, ओ काटों के एक दोस्ताना पूत ने अपनी एक जिम्मेदारी निभा दी। दोनों सहेलियां उसकी इस बात पर हंस पड़ीं और होटल की लॉबी को पार कर अपने 7वीं मंजिल के कमरों के लिए लिफ्ट लेने पहुंची। वे बातें करने में इतनी मशगूल थीं कि उन्होंने लिफ्ट के अंदर कोने में सफेद चोगे में लिपटे एक सर झुकाए आदमी की ओर ध्यान नहीं दिया। लिफ्ट के दरवाजा बंद होते ही मीनाक्षी ने अनीता से पूछा, क्या होगा अगर ड्राइवर वास्तव में भूत रहा हो? कुछ ज्यादा नहीं, अब क्या डरना, अब तो हम होटल में सुरक्षित हैं, अनीता ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद लिफ्ट का दरवाजा खुला और वे बाहर निकलीं तो एक प्रतीक्षारत युगल उसके अंदर घुसा। बाहर कुछ अजीब सा लगने पर उन्होंने नजर दौड़ाई तो पाया कि वे अभी भी भूतल पर ही थीं। बनारसी ठंडाई की मस्ती में उन्होंने लिफ्ट के अंदर अपने तल का नंबर ही नहीं दबाया और सो वो जहां थीं वहीं रुकी रहीं। वो अपनी इस बेवकूफी पर तब तक हंसीं और खिलखिलाईं जब तक कि लॉबी के शीशे के दरवाजे पार उन्होंने एक चेहरेहीन सफेद पोश को न देखा। उसका बिल्कुल स्थिर गोल गंजा सिर
बिना गर्दन उसके कांधों के बीचों बीच ठुका हुआ लग रहा था। और देखते ही देखते वो नई सवारियां बिठा वही कार ले उड़ा जिससे ये सहेलियां कुछ ही देर पहले उतरी थीं। अभी आप सुन रहे थे अजय जुगरान की लिखी हुई कहानी बनारसी ठंडाई। आशा है आपको ये रचना पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे विनती है कि आप इसे शीघ्र सब्सक्राइब कर लें। और हां, कहानी सुनने के बाद अपनी टिप्पणी और सुझाव देना ना भूलें, क्योंकि आपकी टिप्पणी और सुझाव हमें अपनी अगली प्रस्तुतियों को सुधारने में मदद करते हैं। धन्यवाद। कुछ किस्से, कुछ कहानियां। अतुल विश्नोई की जुबानी। कुछ किस्से, कुछ कहानी।